चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या 24 अप्रैल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 5 मार्च, मतलब आज ही के दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को, खासकर यूथ को, हथियारों के खतरे और डिसआर्मामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस को ऑफिशियली यूएनजीए अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में एस्टेब्लिश किया था। कब एस्टेब्लिश किया था? 2022 में। इसको 7 दिसंबर 2022 को अडॉप्ट किया गया था और पहली बार यह 5 मार्च 2023 को बनाया गया था। जो पॉइंट्स मैं आपको फ्रेंड्स अलग से बता रहा हूं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस इनमें से आ जाएं। इस अवेयरनेस डे का सेंट्रल फोकस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अर्थात WMDs के एलिमिनेशन पर होता है, जिसमें न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स शामिल होते हैं। यूएन एजेंडा फॉर डिसआर्मामेंट को 2018 में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने लॉन्च किया था। भारत जो है फ्रेंड्स, वह केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। यह पॉइंट्स एडिशनल है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या 10 मार्च। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 5 मार्च। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे हर साल 5 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका पर्पस एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। इस डिसऑर्डर को पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन मिड 1990s में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कर दिया गया है। यह डिसऑर्डर आमतौर पर सीवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा होता है, जो बचपन में किसी को भी मिल सकता है या किसी के साथ भी हो सकता है, खासकर 5 से 6 साल की उम्र से पहले। DID की डायग्नोसिस काफी लेट होती है, जिसमें एवरेज डिले 7 से 11 साल तक का देखा गया है। ग्लोबल लेवल पर इसकी प्रेवलेंस 1% से 1.5% तक देखी गई है। इस कंडीशन की खास पहचान यह है कि आइडेंटिटी डिस्ट्रप्शन, जिसमें एक ही व्यक्ति के अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज डेवलप हो जाती हैं। साथ ही मेमोरी गैप और अनिश्चय भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने वो फ्रेंड्स पिक्चर देखी होगी अपरिचित, कुछ वैसा ही। इस अवेयरनेस डे का सिंबल मल्टी कलर्ड क्विट रिबन होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, जो फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। DID का ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी के थ्रू ही हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान में डोक्टो और ताकेशिमा द्वीप समूह का प्रशासन किस देश के पास है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या रूस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। पूर्वी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत सेंसिटिव इशू है डोक्डो तकिशिमा आइलैंड का डिस्प्यूट। यह छोटे से रॉकी आइलैंड, जो ये आइलैंड्स जो हैं, यह सी ऑफ जापान में लोकेटेड हैं और करेंटली साउथ कोरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है, जहां 1954 से कोरियन कोस्ट गार्ड की परमानेंट प्रेजेंस है। कोरिया में इन्हें डोगडो आइलैंड कहा जाता है और जापान इन्हें ताकिशिमा के नाम से कहता है। फ्रेंच वेलर्स ने हिस्टोरिकली इनको लियनकोट रॉक्स कहा था। यह आइलैंड दो मेन आइलैंड्स और लगभग 30 छोटी रॉक से मिलकर बना है। जापान के शिमाने प्रीफेक्चर में हर साल ताकिशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इस डिस्प्यूट को और सेंसिटिव बना देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट फ्रेंड्स कहे तो जापान की कॉलोनियल रूल, जो कि 1910 से 1945 तक चला था, से जुड़ी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस रेलवे जोन ने सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल एप्लीकेशन डिजिटल मार्केटप्लेस लागू किया है?
आपके ऑप्शन है फ्रेंड, वेस्टर्न रेलवे, नदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, साउथ सेंट्रल रेलवे। इंडियन रेलवेज के लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ा स्टेप तब देखा गया जब साउथ सेंट्रल रेलवे, जो कि एससीआर है, ने पहले जोन बना है जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल एप्लीकेशन डिजिटल मार्केट प्लेस को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस सिस्टम को रेल नियामक सिकुंद्रा हेडक्वार्टर से लॉन्च किया गया है और इसका इनॉग्रेशन जनरल मैनेजर श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। यह पहली बार है कि किसी रेलवे जोन ने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया है। किस चीज के लिए? पार्सल के लिए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फर्स्ट माइल से लेके लास्ट माइल लॉजिस्टिक को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन और ट्रांसपेरेंट बुकिंग सिस्टम शामिल हैं। पहले फेज में यह सिस्टम हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलुरु जैसे मेजर हब्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करेगा। यह इनिशिएटिव इंडियन रेलवेज के 3000 मिलियन टन फ्रेट टारगेट को अचीव करने में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। साथ ही 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स प्रोग्राम के विजन के अंतर्गत अलाइंड है। साउथ सेंट्रल रेलवे का फॉर्मेशन फ्रेंड्स 1966 में हुआ था। हम जो साउथ सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वह सिकंदराबाद में है। इंडियन रेलवेज एशिया के लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में से फ्रेंड्स एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या ओईसीडी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक हर साल वुमेन बिजनेस और लॉ रिपोर्ट पब्लिश करता है, जो 190 इकोनॉमीज के लॉ को एनालाइज करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एवरेज लेवल इक्विलिटी स्कोर जो है वह 67 है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट की बात आती है तो यह 53 तक गिर जाता है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में सिर्फ 4% महिलाएं ही ऐसे देशों में रहती हैं जहां लगभग फुल लीगल इक्वलिटी अवेलेबल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अफ्रीका। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, दुनिया की सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेंड ये बात ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा जो मैंने आपसे कहा है, सबसे बड़ी ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल उसमें आती है, क्षेत्र में आती है, फ्रेश वाटर लेक। यह विशाल झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच शेयर्ड है और लगभग 47 मिलियन लोगों की जीवन, मतलब 4.5 करोड़ लोगों के लगभग के करीब करीब लोगों के जीवन और लाइवलीहुड को डायरेक्ट सपोर्ट करती है। यह लेक ग्लोबल लेवल पर ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी का 20% हिस्सा अपने अंदर समाये हुए है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस झील की हेल्थ पिछले एक सदी में डिटोरेट हो रही है। क्यों? यूट्रोफिकेशन के कारण, यानी न्यूट्रिएंट्स के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन के कारण। इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है नोजिया रिवर, जो पीक मानसून के दौरान रोजाना लगभग 22,000 किलोग्राम नाइट्रेट लेक विक्टोरिया में लाता है। 1990 के बाद से लेक में साइनोबैक्टीरिया का डोमिनेंस हो गया है। लेक विक्टोरिया की फिशरी इकोनॉमी पे लेक विक्टोरिया की फिशरी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। यहाँ से हर साल 3 लाख टन से ज्यादा फिश पकड़ी जाती हैं, जिसका एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू लगभग 600 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। फ्रेंड्स, लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नागपुर, नासिक, पुणे या शेगांव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, शेगांव। शेगांव नेशनल आरोग्य फेयर 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में शेगांव टाउन में किया गया था। यह जो मेला है फ्रेंड, यह फरवरी 2026 तक चला और इसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विश्वा मैदान में किया था। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से किया है। इस फेयर में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सुआ, ऋगा और होम्योपैथी यानी आयुष के सभी ट्रेडिशन
मेडिसिन सिस्टम शामिल है। यहाँ लोगों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, मेडिसिन और लाइफ थेरेपी सेशन के लाभ भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन जो है वह 2014 में किया गया था। शेगांव संत गजानन महाराज के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में उन्नत राजमार्ग प्रवेश पोर्टल किसने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री पीयूष गोयल, श्री नितिन गडकरी, श्री हरदीप सिंह पुरी या श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नितिन गडकरी। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजमार्ग प्रवेश पोर्टल को अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर डेवलप किया गया है। इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल हाईवे के अलोंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फ्यूल स्टेशन, वे साइड एमिनिटीज, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस, प्राइवेट प्रॉपर्टीज और इंडस्ट्रीज के लिए हाईवे एक्सेस परमिशन ऑनलाइन दी जा सकती है। इस पोर्टल के जरिए वाटर पाइपलाइन, गैस लाइंस और ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी यूटिलिटीज को ले करने के लिए परमिशन भी डिजिटली मैनेज की जा सकती है। इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग और इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी शामिल है, जिससे मैनुअल पेपरवर्क खत्म हो जाता है और प्रोसेसिंग डिले काफी कम हो जाती है। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ एनएचएआई की बात की, तो एनएचएआई का गठन आपको पता है कब हुआ था? मैंने अपने पुराने सेशंस में डिस्कस किया है, 1988 में। हमने यहाँ पे एनएचआईडीसीएल की बात की, मतलब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह 2014 में स्टैब्लिश किया गया था फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी धनबाद। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईआईटी धनबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पर एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो झारखंड में स्थित है। इस कॉन्फ्रेंस को इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च (आईसीपीआर) ने स्पॉन्सर किया और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने सपोर्ट भी से प्राप्त है। कॉन्फ्रेंस का फोकस एशियन इंडियन फिलोसफी, खासकर सांख्य दर्शन और मॉडर्न साइंटिफिक मॉडल्स के बीच कॉन्सेप्चुअल सिमिलरिटीज को समझना है। इसमें ज्ञान से विज्ञान और फिर प्रौद्योगिकी तक के इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी वो सोशियो-इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। पाकिस्तान ने काबुल और कांधार को निशाना बनाकर इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जरबे अजब, गजब इल हक, रादुल फसद या राह ए निजात। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गजब इल हक। गजब एक हक ऑपरेशन को फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया, जिसका टारगेट अफगानिस्तान के काबुल, खंदाहार और पाक्तिया प्रोविंस थे। पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में 22 बहुत सारे निहत्थे सिविलियंस भी मारे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, फरवरी 2026 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फरवरी 2026 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में सॉर्टी लेने वाली इंडिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। यह सॉर्टी लगभग 25 मिनट तक चली और जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ हुई, जिसमें उन्होंने पोखरण फायर रेंज के ऊपर से फ्लाइट की है। प्रेसिडेंट श्री मुर्मू जी ने इस मिशन को को पायलट के रूप में भाग लिया है। LCH प्रचंड, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा बनाया जाता है, और यह खासकर हाई एल्टीट्यूड हिमालयन वारफेयर कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की एल्टीट्यूड पर लैंडिंग कर सकता है। कैबिनेट ने इस हेलीकॉप्टर के 156 यूनिट खरीदने की मंजूरी दी थी, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 62,000 करोड़ थी।
इससे पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट में भी फ्लाइट एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? स्वच्छता मिशन, मैकेनाइज्ड इकोसिस्टम, सीवर रिफॉर्म या नेशनल एक्शन मैनकाइंड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।